दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी न्यूज़पेपर में चर्चा में है, मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ हत्या। ये आपके GS1 में आपको ये काम आएगा। और हम ज़्यादा देर न करते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मॉब लिंचिंग। दोस्तों, पहले समझते हैं कि मॉब लिंचिंग आखिर होती क्या है। किसी वास्तविक या कथित अपराध के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर देना मॉब लिंचिंग कहलाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले वर्ष 11 राज्यों में 27 जानें मॉब लिंचिंग की वजह से रजिस्टर्ड हुई हैं। ये तो वो घटनाएं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, अनरजिस्टर्ड घटनाएं भी बहुत सारी होंगी। तो हम सोच सकते हैं कि ये समस्या कितने बड़े लेवल पर बढ़ रही है। अब दोस्तों, हम सब इसके कारणों पर चर्चा करते हैं कि आखिर मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, आखिर उसके कारण क्या हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया, फेक न्यूज़। लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला देते हैं जिससे एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। कुछ इसके कारण होते हैं जैसे गौ हत्या, दलित उत्पीड़न, बच्चा चोरी, मानव तस्करी, दुष्कर्म, मवेशी चोर जैसी ये घटनाएं भीड़ के भय को उत्तेजित करती हैं। ये जब भीड़ का भय उत्तेजित होता है तो फिर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को भीड़ अंजाम देती है। इसके अलावा जैसे बेअदबी, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी, या फिर धार्मिक ग्रंथों के अलावा आपके जो इष्ट देव हैं, इष्ट देवों की मूर्तियों की या फिर इष्ट देवों की बेअदबी भी कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का कारण बनती है। इस सब को कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं, कुछ सहायक कारक होते हैं जैसे भय और घृणा, रिवर्स विक्टिमहुड यानी कि बदला लेने की भावना, हेट क्राइम एक्ट का अभाव, प्रजातांत्रिक संस्थाओं में विश्वास की कमी कि पुलिस और कानून पर लोगों का भरोसा कम है कि पुलिस आएगी तो अपराधी छूट जाएगा, दिन प्रतिदिन के हादसे, लोगों में भड़ास। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कल ऑटो से पर्स चोरी हो गया तो नेक्स्ट डे जब कोई जेब कतरा पकड़ा जाएगा तो उसकी लोग पिटाई कर रहे होंगे, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी अपने हाथ सेकूँ, मैं भी उसकी पिटाई करूँ। और नेक्स्ट, हिंसा से समाधान निकालने की विचारधारा और राजनेताओं द्वारा अपराधियों का महिमा मंडन। जैसे कुछ सरकार के या फिर कुछ नेता, सरकार नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ नेता अपराधियों से मुलाकात करते हैं, मॉब लिंचिंग के अपराधियों से। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब आम जनमानस में या फिर जनता में या जो भीड़ के कुछ लोग होते हैं उनमें ऐसी मानसिकता बढ़ावा मिलता है कि हिंसा से समाधान निकाला जा सकता है। इस तरीके से ये भीड़ के उत्प्रेरक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इससे प्रशासन के लिए या संविधान के लिए क्या चुनौती होती है। सबसे पहले तो बात करें कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 और 15 उसके विरुद्ध है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 इन सब के विरुद्ध है, प्लस आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता इसके विरुद्ध है, ये आपके विधि के विरुद्ध है, रूल ऑफ लॉ के, और ये आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन है। ये आपके नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है क्योंकि आप आरोपी का पक्ष सुने बगैर, उसके तर्क सुने बगैर आप उसको सजा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्री हैं या राजनीतिक शास्त्री हैं वो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटना को जस्टिफाई भी करते हैं, वो अपने पक्ष में कुछ तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि इससे कृत्य की तुरंत सजा मिलती है, आरोपियों में कबूल दर बढ़ती है और इस भीड़ के दबाव से कुछ अच्छे कानूनों का निर्माण होता है। जैसे वो 2013 के अन्ना हजारे मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं कोट करते हैं। लेकिन उनके जस्टिफाई करने से कोई चीज़, गलत चीज़ जस्टिफाई नहीं हो सकती है, ये इसको हमें समझना पड़ेगा। ये मॉब लिंचिंग वाकई में गलत है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत बड़े स्तर पर पड़ते हैं। चलिए अब उन्हें हम डिस्कस करते हैं। इसके नकारात्मक जो प्रभाव हैं उससे समाज में टूटन, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, हिंसक माहौल होता है, तनाव बढ़ता है, कानूनी राज पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर कानून का राज है या फिर भीड़ तंत्र का राज है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत संदेश जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाता है तो आपकी FDI कहीं ना कहीं जो निवेश है वो प्रभावित होता है, और जब निवेश प्रभावित होता है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होती है, और जो दुश्मन देश हैं उनको लाभ मिलता है। और कहीं ना कहीं इससे एक गहरी साजिश
जैसे आईएसआई वगैरह मिलकर के माहौल ख़राब करवा सकती हैं इनसे, और आपकी ये जो देश में गृह युद्ध को बढ़ावा दे सकती हैं, कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध जैसे हालात बना सकती हैं। इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ जो कानूनी प्रवर्तन एजेंसी हैं उनकी अनिच्छा और अक्षमता से जन मनोबल में वृद्धि होती है। इस तरह से ये आपकी नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इसका एक बहुत ही बड़ा व्यापक स्तर पर नकारात्मक संदेश जाता है। लेकिन सरकार ने इसकी गंभीरता को, जिला आपके अदालत ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इस पर कार्रवाई की है। उन्होंने राजीव गौबा कमेटी और अमित शाह कमेटी, दो केंद्र सरकार के द्वारा कमेटियों का गठन किया गया है। सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 वाद में एक वृहद गाइडलाइंस मॉब लिंचिंग के लिए राज्यों को दी गई हैं, और मणिपुर पहला राज्य बना है जिसने मॉब लिंचिंग को लेकर के अपना कानून बनाया है। तो अब हमें समझना होगा कि आखिर हम इसकी रोक के लिए या इसकी रोकथाम के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें शुरुआत इसकी अपने घरों से करनी होगी। घरों में बच्चों को एथिक्स की शिक्षा देनी होगी। घरों में हमें बच्चों को नीति शास्त्र पढ़ाना होगा। घरों में हम बच्चों को जब नीति शास्त्र पढ़ाएंगे तो हम समझेंगे कि बच्चे स्वविवेकी होंगे और बच्चे अपनी विवेक पर से काम करेंगे। प्लस फिल्मों और किताबों और वीडियो गेम्स में हमें हिंसा के महिमा मंडन को रोकना पड़ेगा कि हिंसा का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो किताबों हों या गेम्स हों। इसके अलावा प्रशासन और न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। इस भरोसे के लिए प्रशासन और न्यायपालिका को अपने स्तर पर अपने आत्म सुधार करने की ज़रूरत है, आत्म अवलोकन करने की ज़रूरत है कि क्यों आखिर जनता का भरोसा हमसे कम हो रहा है। देन जो कानून है उनका सख्त क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। उनका एकदम लगना चाहिए कि हाँ वाकई में जो अपराधी है उसको सज़ा मिली है और जनता में भरोसा बना है। सुप्रीम कोर्ट की जो दिशा निर्देश हैं तहसीन पूनावाला केस में, उसके अकॉर्डिंग जो एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति 100% FIR, फास्ट ट्रैक कोर्ट और संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। मणिपुर और राजस्थान सरकार जैसे कानूनों से हमें सीख लेनी चाहिए। तेलंगाना पुलिस के एक मॉडल जो एक केस स्टडी के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं कि जहां 500 पुलिस ट्रेनर्स को फेक न्यूज़ को बस्टर्ड करने के लिए लगाया गया है, एक ऐसी टीम उन्होंने बनाई है। तो इस तरीके से विभिन्न राज्य सरकारों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए। कुल मिलाकर के अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भीड़ को यह समझना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश के जनतंत्र के अहम हिस्सा हैं, वो देश के भाग्य विधाता हैं, और अगर भाग्य दुर्भाग्य में तब्दील होगा तो देश का जनतंत्र लोकतंत्र कटघरे में आ जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने ये जो टॉपिक है आपका भीड़ तंत्र या मॉब लिंचिंग काफ़ी बड़े स्तर से हमने डिस्कस किया है, काफ़ी ब्रॉड वे से हमने डिस्कस किया है। तो अगर इसको UPSC को या फिर स्टेट PCS को अगर पूछना होगा तो किसी कोटेशन के फॉर्मेट में या NCRB के किसी आंकड़ा से लिंक करते हुए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट PCS या UPSC या कोई अन्य SSC एग्ज़ाम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम कर सकता है। तो जैसे क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे बन सकता है, एक बनने का प्रकार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही बनेगा, लेकिन एक प्रकार ये भी हो सकता है। इस कोटेशन से अगर हम बात करें कि राज्य को उचित हिंसा तथा समाज को शून्य हिंसा का सहारा लेना चाहिए, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भारत में बढ़ती भीड़ हत्या या मॉब लिंचिंग के बारे में चर्चा करते हुए उसके कारण और निवारणों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से होलिस्टिक व्यू से कवर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।